Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, so we'll be starting now. Hello team, a warm welcome to Tutelage Academy, and today we will be solving previous year question for IBPS for the examination for the post of Specialist Officer HR, and this is of the year 2018. And we'll see the instruction first. This question paper consists of 60 MCQs. Each question carries 1 mark and 1/4 will be deducted for incorrect answers, and time limit will be 45 minutes. Okay. This is the second part actually. In the first part, I have already solved from question number 1 to 25. So today we are going to solve from question number 26 to 60, right? So I will jump straight to question number 26. So जो भी लोग ऑनलाइन है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसे आप कमेंट कीजिए, और एट द एंड ऑफ द सेशन सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूजुअली एसोसिएटेड विद. देखिए, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में जो लेवल है वो टफर है. इनफैक्ट हमने 2022, 21, 19 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, बट आई फाइंड इट लिटिल बिट द लेवल इज समवट टफ. ओके, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 26. थिंक फॉर अ व्हाइल एंड आई विल डिस्कस द आंसर ऑल्सो. तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका अप्रोच सही नहीं रहा, या आपका अप्रोच को किधर सही डायरेक्शन देना है जिससे कि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर को क्लिक कर सके. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को डेवलप करते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, है ना. उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास जो भी स्किल्स है वो सारे स्किल्स को डेवलप कर सके, उन्हें एक बेटर एम्प्लॉय, एक बेटर पर्सन बना सके, कि वो कोई सा भी चैलेंज हो वर्क प्लेस पे, कोई सा भी डिफिकल्ट सा काम हो, सबको वो बेस्ट तरीके से हैंडल कर सके. दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. सो पीपल आर रिलेटेड. ऑब्वियसली हम लोग उनके स्किल्स को इनहेंस करते हैं, एचआरडी स्किल से रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे प्रोसेसेस जो है ना वो क्लियर नहीं है. ऑल्दो सम एचआर प्रोसेसेस आर रिलेटेड, बट प्रोसेसेस एक बहुत वाइड टर्म है ना. प्रोसेसेस में रॉ मटेरियल को क्लियर करने का प्रोसेस हो सकता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो सकता है ना. तो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एचआरडी एक तरह का तरीका है जिसमें हम लोगों के स्किल्स को डेवलप करते हैं, लेकिन प्रोसेसेस इसमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है ना. अगर प्रोसेसेस फॉर एचआरडी इंटरवेंशन अगर ऐसा लिखा होता तो वी वुड हैव टिक, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है प्रोसेसेस किस चीज के लिए है. तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा. 1, 3, 4 हमारा आंसर होगा, पॉइंट नंबर 3. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 27. एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज. एफिशिएंसी क्या है? मिनिमम बेनिफिट विथ मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम बेनिफिट विथ सम एफर्ट, मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम एफर्ट, मोस्ट बेनिफिट विथ मच एफर्ट, मिनिमम बेनिफिट विथ मिनिमम एफर्ट, है ना. एफिशिएंसी देखिए, एक टर्म है एफिशिएंसी और एक टर्म होता है इफेक्टिवनेस, होता है ना. देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है और कैसे डिफरेंस है वो समझेंगे. तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब भी कोई काम आप कर रहे हो तो उसको आप मिनिमम टाइम में करो या फिर मिनिमम रिसोर्स को यूज करते हुए करो, है ना. दैट इज योर एफिशिएंसी, है ना. कम समय में आपने जितना भी काम किया. इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और रिजल्ट, है ना. तो यहाँ पे ये नहीं देख रहे सबसे पहले कि आपने कम टाइम यूज किया या कम रिसोर्सेस यूज किया. यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका आउटपुट, आपका टारगेट फुलफिल हुआ कि नहीं, है ना. तो दिस इज टारगेट ओरिएंटेड. यहाँ पे है कि मैक्सिमम बेनिफिट विथ सम एफर्ट एंड ऑल. आंसर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम एफर्ट. करेक्ट. मिनिमम एफर्ट, मिनिमम टाइम, मिनिमम रिसोर्स अगर यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट को यूज कर रहे हैं तो एफिशिएंसी है. और यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम आउटपुट ला रहे हैं, है ना, और यहाँ पे एफर्ट को नहीं दिख रहे, आपका आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इफेक्टिवनेस. ठीक है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following goals is considered to be most important in human resource development? So social goals, individual goals, group goals, organization goals या फिर training goals. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एचआरडी. सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल.
ऑर्गेनाइजेशन गोल जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग एचआरडी डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अलाइन करेगी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एचआर डिपार्टमेंट के या एचआरडी के गोल्स अलाइन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एचआर प्रोसेसेस बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एचआर स्ट्रैटेजी बनती है, उसी का आउटकम पेपर में रिफ्लेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, है ना। उसी से ऑर्गेनाइजेशन गोल से इंडिविजुअल, ग्रुप या ट्रेनिंग गोल्स डिसाइड होते हैं, सोशल गोल्स तो होगा नहीं, है ना। ये तीनों गोल्स ऑर्गेनाइजेशन गोल से ही डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। तो AITUC हमारी आई थी 1920 में, है ना। INTUC 1947 में, HMS हमारी आई थी 1948 में, बाइफरकेट हुई थी AITUC से। C2 हमारी 1970 में बनी थी, BMS 1955, दत्तोपंत तिंगड़ी, NFITU 1969 में बनी थी, 1967 सॉरी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें, यस वन सेकेंड, आई थिंक थोड़ा 1967 1948 सॉरी 1947 इधर, हाँ ये C2 का 1970 71 है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 71 है, अगर मतलब आपको पता नहीं कि C2 1970 में आया है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 30, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इन इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ। इंडस्ट्रीज में जितने भी मेजॉरिटी डिस्प्यूट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंडस्ट्री में जो डिस्प्यूट का मेजर रीजन होता है, ट्रेड यूनियन में भी जिस मेजर रीजन के लिए जो लोग खड़े होते हैं, मतलब क्योंकि हम वर्कर्स का डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल मैनुअल वर्कर्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा ही उनकी तकलीफ होती है वेजेस में, है ना। तो मेजॉरिटी ऑलवेज, कभी एक इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी थोड़ा पूछा गया था किसी और HR एग्जामिनेशन में भी, UGC नेट में भी, तो वहां पे कि रैंक द फैक्टर्स ऑन विच डिस्प्यूट मैक्सिमम ऑकर्स, तो उसमें रैंक 1 में हमेशा वेजेस है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। वर्कर्स दे आर देयर boon of contention is wages, है ना, they want more wages. Question number 31, for closure every worker is to be compensated with dash average pay for every year of service completed. अगर क्लोजर होता है तो क्लोजर के केस में what should be the compensation। देखिए मुझे ध्यान आ रहा है सेक्शन 25FFF है ना, तो सेक्शन 25FFF जो है वहां पे बताया जा रहा है कि जो क्लोजर का कंपनसेशन होगा वो उतना ही होगा, वैसा ही होगा जो कि सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग जब वर्कर्स को रिट्रेंच करते हैं तो होता है उतने। तो वर्कर्स को रिट्रेंच करते हैं तो फॉर एवरी ईयर ऑफ दे हैव वर्कड उनको 15 दिन का कंपनसेशन मिलता है ना। एवरेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड 15 डेज। और अगर आपका सपोज 7 ईयर एंड 7 मंथ्स है तो हम इसे कितने काउंट करेंगे, 8 ईयर काउंट करेंगे। किस एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तो उसको 1 ईयर काउंट करना है ना, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय विच, बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो टर्म है ना, इसे कॉइन किया था एक्चुअली लियोनार्ड नाटो ने 1969 में। क्लासरूम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है ना। फिर इंडिया में इसको पॉपुलराइज किया है टीवी राव ने, एचआरडी मैट्रिक्स ये सबका कॉन्सेप्ट फिर बाद में टीवी राव ने यहाँ इंडिया में कॉन्सेप्चुलाइज किया है। काफी थ्योरीज दी है टीवी राव जी, ठीक है। तो लियोनार्ड नाडलर ने, क्वेश्चन इसका आंसर हमारा पॉइंट नंबर 1 ही होगा। लियोनार्ड नाडलर conceptualized and coined the term human resource development for the very first time in 1969. ओके, उदय पारिक जी का नाम कहाँ पे आता है, याद आ रहा है, ऑक्टापेस कल्चर, है ना, ठीक है। ऑक्टापेस इज अ काइंड ऑफ एचआरडी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, the contribution of employer to the EP of an employee is 12% of their basic salary. However, this 12% is divided into some parts. What is the contribution of employer that actually goes to EPF, है ना। तो 12% of your salary you contribute and 12% employer contribute, है ना। तो ये जो 12% है उसका कितना पार्ट एक्चुअली EPF को जाता है, तो 3.67 EPF को जाता है और 8.33% किसको जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, है ना। तो दैट इज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 3.67%। आई डोंट किसी को अगर डाउट होगा तो बताइएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 34, डैश, यहाँ पे डैश इज अ सीरीज ऑफ मॉड्यूल्स एंड एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड डिलीवर्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन नॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज। कुछ सीरीज ऑफ मॉड्यूल्स और एक्टिविटीज जिनको डिजाइन किया जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन नॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज। कौन सा होगा? मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट एफिशिएंसी प्रोग्राम, मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, बोथ 1 and 2, नन ऑफ देम। यस, तो आंसर है विल बी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी ऑफर करते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, 1 year, 2 year, 3 year, है ना। और बहुत सारे मॉड्यूल्स और एक्टिविटीज होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं फॉर स्पेशली फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जाता है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 35, according to Equal Remuneration Act, under which of one of the following condition an employee will have to pay penalties? देखते हैं, if he omits or fails to maintain any register, penalty तो यहाँ पे होगा ही, है ना। किसी भी एक्ट में, नॉट ओनली इन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, किसी भी एक्ट में अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हो, यू विल हैव टू पे पेनाल्टी। और रजिस्टर कितने टाइम के लिए मेंटेन करना होता है? लास्ट 3 years के रिकॉर्ड्स आपके रजिस्टर में होने चाहिए। एनी टाइम इंस्पेक्टर कैन कम एंड चेक, है ना। If he omits or refuses to give any evidence or prevents his agent, servant or worker from giving evidence, yes, है ना, पेनाल्टी लगेगी, किसी भी एक्ट में लगेगी। If he omits or refuses to give any information, है ना। तो these 3 points are correct। इन तीनों पॉइंट पे आपको इनफैक्ट पेनाल्टी पे करना पड़ेगा अंडर एनी एक्ट, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ द एबव। Question number 36, if an employee is to carry out a completely different set of responsibilities, which of the following needs to be carried out? Very beautiful question, very, very important. If an employee is to carry out a completely different set of responsibilities, तो क्या करना होगा? Performance appraisal, potential appraisal, peer review, past performance, career planning. Let's see. The answer is potential review. देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल हर साल होता है, जितने भी एम्प्लॉय उनको अप्रेज किया जाता है ना। और बहुत सारे इसके मेथड्स है। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला कोई बात तो है नहीं। पीयर रिव्यू क्या होता है कि रिव्यू आपके वर्क को दिया जा रहा है ना, आपके पब्लिकेशन को रिव्यू दिया जा रहा है बाय ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और वेरी हाईली एक्सपर्ट पीपल, है ना। तो वो लोग आपके वर्क को रिव्यू कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस तो ऐसा कुछ है नहीं। करियर प्लानिंग वी डू इन ऑर्गेनाइजेशन, वी एज एन एचआर मैनेजर वी डू इन ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका जो भी करियर गोल है, करियर एंकर है, वो फुलफिल हो जाए, तो हमें क्या करना है ना। दैट इज व्हाट इज करियर प्लानिंग। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल में क्या होता है? इसमें हम किसी एम्प्लॉय के पोटेंशियल को इवेलुएट करते हैं कि वो फ्यूचर में मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं, है ना। तो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड असेसमेंट होता है, जिससे कि हम एम्प्लॉय के हिडन टैलेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, हिडन स्किल्स को फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो कई डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर किसी और डिपार्टमेंट में या फिर जिसमें भी वो डिपार्टमेंट है उसमें हायर ऑर्डर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकता है या नहीं, है ना। तो हाउ कैन ही कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन हिज डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हम अप्रेजल करते हैं तो वो पोटेंशियल अप्रेजल होगा। हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर्स। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रिवॉर्ड्स किस बेसिस पे है? नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर्स पे है ना। आप अगर डेली आ रहे हो, सपोज या योर अटेंडेंस इज 100%, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर है ना। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। द आंसर विल बी एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू रिड्यूस पुटिंग इन एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिल जा रहा है नॉन परफॉर्मेंस एफर्ट पे, तो उनको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कोई रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा। दे आर नॉट गेटिंग एनी इंसेंटिव, एनी पुश फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो व्हाट होता है, तो क्या होता है, तो एम्प्लॉयज दे स्लोली दे आर मोर लाइकली टू रिड्यूस पुटिंग इन एफर्ट्स, है ना। दे विल प्रोड्यूस, they will put very less effort or no effort, because anyway they are getting the rewards only, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर द प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट 1965, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय शुड हैव सर्व्ड इन अ ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी एंटाइटल्ड फॉर गेटिंग बोनस? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कितना दिन एम्प्लॉय काम किए होना चाहिए कि उसके बोनस मिलेगा।
तो यहाँ पे इसका आंसर है 30 डेज। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमने पढ़ा है क्लियरली एक एक चीज, तो 30 डेज आंसर है। अगर आपका अकाउंटिंग जो है वो सपोज जनवरी टू दिसंबर होती है, तो आपने अगर नवंबर एंड में भी ज्वाइन किया है और आपने टोटल 30 डेज वर्क किया है, तो भी आप नेक्स्ट ईयर जो भी बोनस होगा उसके लिए एलिजिबल हो गए। बस क्या होगा कि जो भी बोनस होगा ना, बोनस के फॉर्मूला में क्या होता है कि इनटू नंबर ऑफ मंथ्स भी होते हैं, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स इनटू 1 ही होगा, तो आपको बोनस का अमाउंट कम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वेरी गुड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, business level strategy, functional strategy, operational level strategy, and it is related to which of the department? Top management, managers, operation head, supervisor. देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है कि कंपनी को किधर कहाँ कैसे एक्सपैंड करना है, ज्योग्राफिकली किधर एक्सपैंड करना है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट करने हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, फिर कंपनी का अगर कहीं अगर इनकेस कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो कंपनी का डिवेस्टमेंट या फिर कंपनी का टर्न अराउंड होना, ये सारी चीजें जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज टेकन केयर बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होगी कि बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, डिफरेंशिएशन, जैसे कि हमने एनसॉफ के मैट्रिक्स में पढ़ा था कि managers can go for differentiation or cost focus or niche strategy, है ना। तो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, कौन सा मार्केटिंग टेक्निक यूज करना है, सप्लाई चेन में कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो वो सारी चीजें होती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में, दैट इज टेकन केयर बाय मैनेजर्स। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज कि हर एक फंक्शन जो है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, एचआर डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये एक एक फंक्शन है, ये एक एक फंक्शन है ना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, अब एचआर डिपार्टमेंट वाले अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये है फंक्शनल डिपार्टमेंट, है ना। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज टेकन केयर बाय ऑपरेशन हेड्स, है ना, क्योंकि ये एक एक डिपार्टमेंट है ना। तो इस डिपार्टमेंट के जो भी हेड होंगे, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन, ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के जो हेड होंगे, जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो सप्लाई चेन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशन हेड, वो डिसाइड करेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। और ऑपरेशन लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑपरेशनल लेवल मतलब लो लेवल वाली स्ट्रैटेजी, तो जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है ना, वो डिसाइड करेंगे कि जो मैनुअल वर्कर्स हैं या ऑपरेशनल वर्कर्स है, तो उनका काम करने का तरीका, उनका स्ट्रैटेजी क्या हो गया, ठीक उनके सुपरवाइजर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये डायरेक्टली मैच्ड है, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, डन, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following is the exact meaning of lockout according to Industrial Dispute Act 1947? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बताती है लॉकआउट का मीनिंग कि आई थिंक सेक्शन 12 में दिया हुआ है ना, कि लॉकआउट इज व्हाट, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो सही है ना, ये तो सही है। फिर लिखा हुआ है और सस्पेंशन ऑफ वर्क, ये ना, ये भी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो लॉकआउट का डेफिनेशन में ये 3 फ्रेजेस है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इन सेक्शन 12 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग prerequisite of workers participation, concept of workers participation, limitation of workers participation and industrial democracy। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, वो चेक होता है। इसे आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। लेट्स गो फॉर इट, प्लीज रीड इट एंड बताइए आंसर इसका आपको क्या लगता है। जो पहले इजी लग रहा है वो कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन का लिमिटेशन यही होता है कि एप्रीहेंशन होता है वर्कर का और अनविलिंगनेस होता है एम्प्लॉयर का, है ना। एम्प्लॉयर भी नहीं चाहता कि वर्कर को इन्वॉल्व करे इतना, उनके साथ पावर शेयर करे, और वर्कर भी कभी कभी उन्हें आउट ऑफ सम एप्रीहेंशन और अनकंफर्टेबलनेस दे डू नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन अगर हम लोग देखें, देन व्हाट इट इज। प्री रिक्विसाइट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, मैंने क्लास में बिल्कुल क्लियरली करवाया है। प्री रिक्विसाइट क्या होता है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन का प्री रिक्विसाइट है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ्लोरिश करेगा, नहीं तो बस तुरंत ढह जाएगा, है ना। तो दैट फॉर दैट म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं तो इट्स जस्ट अ मीटिंग और बहुत ही फॉर्मल मीटिंग हो जाएगी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्चुअली कुछ हो ही नहीं पाएगा जब तक ट्रस्ट ना हो, है ना। तो पॉइंट 2 इज टेकन, 4 इज टेकन। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट नंबर 1 और 3 में चूज कीजिए कौन सा वर्कर्स पार्टिसिपेशन है और कौन सा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, देन व्हाट यू विल डू। देखिए होता क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो आपको पता है ना, कि वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। बट कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं दे सेल देयर डिसीजन टू देम, या फिर उनसे बस कंसल्ट करते हैं और फाइनली वो डिसीजन लेते हैं। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन में फिर भी जो है वो फाइनल डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम या बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि फाइनल डिसीजन जो है वो वर्कर ही दे लेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर भी ले लेते हैं, है ना। नॉट कंपल्सरी बट इट कैन हैपन। लेकिन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एक वाइडर टर्म है, बिगर टर्म है वर्कर्स पार्टिसिपेशन में, जहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो इसमें होता ही है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, मतलब हर वर्कर जो भी कह रहा है उसकी बात का इंपॉर्टेंस है, उसकी बात की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती है तो वहां पे जो भी वर्कर है दे हैव फाइनल डिसाइसिव पावर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की एज वेल, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में कब कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को का डिजाइनिंग क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का हियरार्की में क्या क्या चेंजेस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन में, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन में, है ना, हर जगह वर्कर का से होता है। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज अ वाइडर टर्म देन पार्टिसिपेशन. So our answer here will be concept of workers participation will be performance of an organization is linked to the performance of employee, है ना, ये हम कह सकते हैं. And right to participate in decision making process for workers will be industrial democracy, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में ये तो 100% होता ही होता है ना. साथ ही साथ हर वर्कर का राइट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर तरीके के डिसीजन में, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइनिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन की हियरार्की में हर जगह वर्कर से कंसल्ट किया जाए और वर्कर्स का सही इंपॉर्टेंट है. एंड या परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन में आ जाएगा. तो आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1. Next, question number 42. Which of the following can be used as a tool to broaden the field of specialization of employees? Broaden the field of specialization of employees. हम कौन सा टूल यूज करेंगे? जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनालिसिस, HRIS, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. अगर आप HR डिपार्टमेंट में हो, सपोज मिडिल लेवल पे, है ना, तो मिडिल लेवल पे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, मिडिल लेवल में ही सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, जो कि आपके जो डिसीजंस है वो सेम लेवल पे जो भी मार्केटिंग मैनेजर है उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेम लेवल पे जो सप्लाई चेन मैनेजर है उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो जब आप जॉब रोटेशन करोगे, कुछ टाइम इसके पास, कुछ टाइम इसके पास, कुछ टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट में व्यतीत करोगे, तब आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन वो ब्रॉड होगा कि HR डिपार्टमेंट में आपके एक एक डिसीजन, एक एक पॉलिसी, एक एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से हर तरह इफेक्ट करती है, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है ना, आप समझोगे, है ना. तो एज अ टूल टू ब्रॉडर द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज व्हाट वी डू, वी गो फॉर जॉब रोटेशन. ओके, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन का वो फॉर्म जिसमें हम बताते हैं कि कोई ह्यूमन अगर इस पर्टिकुलर जॉब को कर रहा है तो उस ह्यूमन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है. जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस. जॉब एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिटरमाइनिंग दी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब. उस जॉब में क्या क्या स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो जो पर्सन उस जॉब को करेगा उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. तो इट इज अबाउट स्टडिंग दी होल एनाटॉमी ऑफ जॉब इज जॉब एनालिसिस. HRIS क्या है? जैसे MIS होता है उसी तरह HR डिपार्टमेंट के लिए HRIS है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर HR डिपार्टमेंट. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ यू ऑलरेडी नो. ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग द वर्क प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, तो वो होता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. क्वेश्चन नंबर 43.
Dash can be defined as perception the employees can have on development environment of an organization. Perceptions, है ना. अगर परसेप्शन की बात आती है, मैंने आपको हमेशा बताया है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो जाए या एचआरडी क्लाइमेट हो जाए, क्लाइमेट इज अबाउट परसेप्शन. क्लाइमेट इज अबाउट परसेप्शन. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है. उसी तरह मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है. एचआरडी क्लाइमेट इज इंडिविजुअल परसेप्शन. इंडिविजुअल परसेप्शन आर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना. तो एचआरडी मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे इंटरवेंशंस के थ्रू, तो इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट एम्प्लॉय कैन बी डिफरेंट, है ना. कोई एम्प्लॉय को ये बहुत वेलकमिंग बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को मॉडरेट लग सकता है, किसी को ओके लग सकता है, किसी को नॉट सो गुड भी लग सकता है ना. तो किसी को मतलब हर किसी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है. तो something, तो HRD climate can be defined as perception the employees can have on the development environment of an organization, है ना. This, okay, yeah. Question number 44. Dash refers to the degree of accomplishment of the task and is measured in terms of result. Very important, very good question. Degree of completion of task and is measured in terms of result. Performance, potential, quality, efficiency, productivity, है ना. उसके ऑप्शंस आपको लगेंगे कि सारे ही सही हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, कोई एक ही सही है. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 44. थोड़ा थॉट दीजिए, थोड़ा सोचिए क्या होगा. इसका आंसर है परफॉर्मेंस, है ना. परफॉर्मेंस जो है ना वो इनफैक्ट एक परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस एक टर्म है ना. एक टर्म है जो कि बताता है कि आपने किसी काम को कितना कंप्लीट किया, है ना. वेदर यू वर इन द टॉप 2%, वेदर यू वर इन द टॉप 3%, और आपकी जो एफिशिएंसी थी वो कितनी परसेंट रही है, आपके काम का कंप्लीट आपने कितना परसेंट इंप्रूव किया, कहाँ का मिस्टेक किया. तो डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट. ये ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में जो लिटरल वर्ड हम यूज करते हैं वो है परफॉर्मेंस, है ना. नॉट पोटेंशियल, नॉट क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये सब हम देखिए जो फॉर्मल टर्म है वो है परफॉर्मेंस, है ना. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी, पोटेंशियल, इन सबको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट द फॉर्मल टर्म an organization which measures your degree of accomplishment of any task or your goals throughout the year or for any time period, so that is what, that is your performance, है ना. performance certificate. Okay, clear. Question number 45. which of the following is not a part of performance appraisal process? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर कीजिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन पार्ट है, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. इसमें होता क्या है ना, इसमें हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पहले स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कि दिस इज व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड. उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि किसने कितना डेविएशन हुआ. एज पर द डेविएशन वी टेक द करेक्टिव एक्शन, किसी को ट्रेनिंग देनी है या किसी को मूव करना है. लेकिन असाइनिंग स्किल्स टू ईच स्टैंडर्ड, ये हमारा काम नहीं, है ना. ये किसका काम है? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के पहले भी अगर हर एक स्टैंडर्ड पे स्केल अगर असाइन करना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट कोई एचआर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट रेडी कर रहा होता है तो वहां पे ये काम हो सकता है. लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल द प्रोसेस, है ना. ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम स्केल असाइन करते हैं, बट इस प्रोसेस में बस यही होता है ना. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बस स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट किया, मेजर किया और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, है ना. उसके अकॉर्डिंग फिर इस प्रोसेस में हमें देखना है कि भाई स्टैंडर्ड तो कम्युनिकेट हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया, अब मेजर करेंगे. तो स्टैंडर्ड सेट होने से पहले का अगर कुछ स्केलिंग का काम हो रहा है तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड है. ओके, यहाँ पे हमने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस. दिस इज फीड फॉरवर्ड, पहले किया हुआ है. ठीक है. Question number 46. When a person's past performance unduly मतलब ठीक तरीके से नहीं, unduly impacts his present performance, then bias is known as, है ना. अब किसी ऐसा पर्सन है जिसकी रेटिंग बहुत बुरी थी लास्ट 2 years, है ना, द रेटिंग वाज वेरी बैड, और लास्ट 3 to 4 years द रेटिंग वाज वेरी बैड. तो इफ दिस ईयर ही इज परफॉर्मिंग एवरेज और मे बी समवट गुड ऑल्सो, तो भी उसका जो पास्ट का जो रेटिंग है ना
हो सकता है, चांसेस है कि वो स्पिल ओवर हो जाए उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस में कि अरे उसका तो इंप्रेशन ऐसा है कि वो तो काम ठीक से नहीं करता है, वो तो कई सालों से उसे बुरी ही रेटिंग मिल रही है, तो इस साल थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी होगा तो वो इग्नोर हो जाता है। तो दैट इज व्हाट स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड इट हैपेंस इन दैट वे ऑल्सो कि आपका परफॉर्मेंस कुछ सालों से बहुत अच्छा रहा है, तो इस साल आपने थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस भी दिया है या कम परफॉर्मेंस भी दिया है, तो वो उतना हाईलाइट नहीं होता। आपकी इमेज जो होती है कि आप हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हो, तो आपकी इस साल भी रेटिंग अच्छी मिल जाती है। तो दैट इज ऑल्सो इन बोथ साइड स्पिल ओवर इफेक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपको ये सारे बायसेस का मीनिंग पता है। नहीं पता है तो मेरे लेक्चर जरूर देखिए, जरूर पढ़िए, जरूर रिवाइज कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ईच वन ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता ही है, मतलब बायसेस से क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन नंबर 47, रेटिंग समवन बेस्ड मोस्टली ऑन हिज रिसेंट बिहेवियर एट वर्क इज नोन एज। मोस्ट रिसेंट बिहेवियर एट वर्क के हिसाब से हम रेट करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिसेंसी बायस, हैलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, पर्सनल बायस, है ना। अब कोई इंसान का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है थ्रू आउट, लेकिन मोस्ट रिसेंट दैट पर्सन इज बिहेविंग वेरी वेरी गुड विद बॉसेस एंड एचआर मैनेजर, तो मोस्ट रिसेंटली इज बिहेविंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो क्या होगा कि बॉसेस और एचआर मैनेजर्स उसे अच्छा रेटिंग दे देंगे, they will give him very good rating, not noticing that he has been average or below average throughout the year, है ना। इसे कहते हैं रिसेंसी बायस। इसे क्या कहते हैं? रिसेंसी बायस। कि रिसेंट जो भी चीजें हुई है हम उसे ध्यान में देख रख करके हम अप्रेजल करते हैं। और रिसेंसी बायस को हटाने का क्या तरीका है? क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स जो होते हैं दैट अवॉइड्स रिसेंसी बायस। कि मान लीजिए यहाँ पर एक नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट है, थ्रू आउट द ईयर उसके कुछ नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट रहे हैं, तो जब आप रेट करोगे इस पर्सन को एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इवन इफ ही इज बीन टू गुड टू यू, यू विल लुक बैक टू द क्रिटिकल इंसिडेंट जहां पे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है, तो आपको ध्यान आ जाएगा, है ना। और इट विल नॉट लेट यू रेट हिम वेरी गुड बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, रियलिटी चेक, ओके, it's kind of that. Question number 48. If bonus is due by an employer, within how many days an employer can file an application with the appropriate government? हमने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सब कुछ डिस्कस किया है ना। जितने भी एक्ट्स उसके वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऐप में। एंड बस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे बन सकते हैं, मैंने सारा करवाया है। और ये सारे क्वेश्चंस बस वैसे ही हैं। तो विद इन 1 year फ्रॉम द ड्यू डेट, है ना। अगर आपको बोनस 31 दिसंबर को मिलना था 2024, तो टिल 31 दिसंबर 2025 you can file an application with the appropriate government that you have not received bonus, or you have not received proper amount of bonus also, है ना। You can do that. Question number 49. According to classical theorist, the 4 pillar of organizing are. तो क्लासिकल थ्योरिस्ट में क्या होता था कि क्लासिकल थ्योरी में होता क्या है कि जो हमारे जितने भी काम है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है और सारा काम प्रॉपरली हर एक पर्सन को असाइंड है, रूल्स है, रेगुलेशन है, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, डिवीजन ऑफ लेबर तो मैंने बताया, स्ट्रक्चर्ड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी है ना। तो ये सब है। कॉपरेशन वाली चीज नहीं आती है क्लासिकल थ्योरी में, है ना। आइडेंटिटी वाली चीज नहीं आती। स्पेशलाइजेशन मतलब क्लासिकल थ्योरीज में क्या है कि थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक टाइप का, कि सब कुछ सेट है, आपको उसको फॉलो करना है ना। डिवीजन ऑफ लेबर इज डन प्रॉपरली, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, एवरी वर्क इज डिवाइडेड टू एवरी पर्सन, स्ट्रक्चर इज very strong, hierarchy is very strong, and span of control is there, and every work person has to come, और जो भी उसके काम डिजाइन है, डेडिकेटेड है, सबको अच्छे से करना है, अकॉर्डिंगली से रिजल्ट मिलेगा, लाइक दैट, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, कॉपरेशन पे वहां पे ध्यान नहीं देते। कॉपरेशन के बाद में धीरे धीरे जब मैरी पाकर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड जी आए तो फिर ये सारी चीजें फेमस हुई। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में क्या होता है? सैलरी इंक्रीज की बात होती है। यस, देखिए एक ओवरऑल एक ये है कि मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो होता है ना, वो देखता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से हमारे असेट है या फ्यूचर में हमें किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं, है ना। और जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है वो पास्ट देखता है कि एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कब कब टारगेट मिस किया, कितना टारगेट अचीव नहीं किया, कितना टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर फर्दर एम्प्लॉय को ट्रेन करके हम उसे एक पोटेंशियल रिसोर्स बना सकते हैं कि नहीं, है ना। एम्प्लॉय में क्या क्या टैलेंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है कि नहीं, मतलब ये सब देखते हैं। सैलरी इंक्रीज हो गया, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स हो जाएगा। पनिशिंग द एम्प्लॉय इज नॉट एट ऑल मॉडर्न एम्प्लॉय अप्रेजल का ये बिल्कुल भी नहीं होगा। वी डू नॉट पनिश द एम्प्लॉयज, है ना। हम उसे एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते, पनिश नहीं करते। तो हमारा आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। प्रमोशन डिसीजन भी मॉडर्न में हो सकता है। पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51,
Under the Section 41A of Factories Act, the Site Appraisal Committee will be constituted under the chairmanship of Chief Inspector of Factories once in how many years? Question number 51. Once in 5 years, है ना. Section 41A आपको ध्यान आ रहा है कौन से चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 4A है ना. चैप्टर 4A में है. चैप्टर 4A जो है प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेसेस, उसमें 41A टू 41H तक, कुछ 41G 41H तक बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें 41A हमारा साइट अप्रेजल कमेटी की बात करता है. ये सारे सेक्शन से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 41A. तो वहां पे बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, और वो 5 साल के लिए. ठीक है. तो साइट अप्रेजल कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन होता है, एक वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि साइट अप्रेजल कमेटी से आता है, बहुत सारे पीएसयू एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, आपको पता होना ही चाहिए कि अगर जो भी रिकमेंडेशन देती है साइट अप्रेजल कमेटी, है ना, तो वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को देती है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. 90 डेज, है ना. तो अगर साइट अप्रेजल कमेटी को आज एप्लीकेशन मिला कि कोई फैक्ट्री जो है वो किसी नए साइट पे एक फैक्ट्री ओपन करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, तो साइट अप्रेजल कमेटी को एप्लीकेशन मिला तो विद इन 90 डेज ही विल हैव टू provide the report to state government के whether the site is good or whether the permissions will be given or not, है ना, like that. साइट अप्रेजल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है. फैक्ट्रीज एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट ही होता है ना. डन. जस्ट फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 52. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीवियस कंसर्न विद सुपरविजन? इसमें से कौन सा ग्रीवियंस जो है वो सुपरविजन से कंसर्न नहीं है? देखिए, सुपरविजन से कंसर्न क्या क्या ग्रीवियंस है? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर, ऑब्वियसली इससे कंसर्न है. रिजिडिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, तो यहाँ पे फ्यूड हो सकता है दोनों के बीच, सुपरवाइजर वर्कर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर थोड़ा झगड़ा हो सकता है. जो भी है, झगड़ा तो नहीं, काइंड ऑफ कुछ रिजिडिटी आ सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी वर्कर को, तो ये भी हमारा एक ग्रीवियंस है. एम्बिगुअस जॉब इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल एम्बिगुअस जॉब इंस्ट्रक्शन आ कहाँ से रहे हैं? सुपरवाइजर से आ रहे हैं. एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तो वो भी एक ग्रीवियंस होगा. तो वायलेशन एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, ये हमारा बिल्कुल भी ग्रीवियंस जो है वो सुपरविजन से कंसर्न नहीं है. यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो भी एग्रीमेंट थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं, वो वायलेट हुए हैं, तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने जो बार्गेन किया था, वो जो बार्गेन सक्सेसफुल नहीं रहा, या फिर जो भी टर्म्स थे वो फुलफिल नहीं हुए, तो वहां पे ये जो ग्रीवियंस है वो सुपरविजन से कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है ना. पॉइंट नंबर 4. Question number 53. On which of the following basis, according to section 32, the appropriate government may fix the minimum rate of wages? तो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की बात किसमें की जाती है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, है ना. फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की बात की जाती है 1948. सेक्शन 3 है, आई गेस सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस. तो वहां पे 4 तरह के रेट फिक्सेशन की बात की जाती है. पहला मिनिमम टाइम रेट, दूसरा मिनिमम पीस रेट, तीसरा मुझे याद आ रहा है जीटीआर गारंटीड टाइम रेट, और चौथा ओवर टाइम रेट. 4 तरह के रेट फिक्स किए जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इधर 1 और 2 होगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 54. which of the following is the major reason due to which labor welfare schemes have got more significance in a country like India? है ना. लेबर वेलफेयर स्कीम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारी कंट्री में, है ना. तो ये किस लिए है? एजुकेटेड वर्कर के कारण, इनस्टेबिलिटी के कारण, लो लिविंग स्टैंडर्ड के कारण, बोथ 2 and 3, नन ऑफ दिस. तो द आंसर विल बी इनस्टेबिलिटी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड. देखिए, वर्कर्स का जो वेलफेयर स्कीम है ना, तो वेलफेयर स्कीम जो भी अगर वर्कर लेबर को मिलता है या वर्कर को मिलता है, तो दे गेट वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट दैट समवन इज टेकिंग केयर ऑफ देम, है ना, that their organization is taking steps for their welfare. It is very important for them because they are very poor. They are having less of education and less of resources. So that is why this is very successful. It is very in fact very helpful for them. तो एजुकेटेड वर्कर की बात नहीं आती है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो रहता है, और इनस्टेबिलिटी, है ना. तो
उनका लाइफ बहुत इनस्टेबल है ना, दे उनको ये नहीं पता होता कि वो अब लाइफ की उनकी कुछ प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते कि उनके अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। उनको इनफैक्ट 2 दिन के बाद उनके पास घर का राशन नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा। तो लाइक दैट इतना इंस्टेबिलिटी और लो लिविंग स्टैंडर्ड रहता है कि वेलफेयर स्कीम जो होती है वो उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन देती है। तो बोथ 2 and 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपलेट ट्रिब्यूनल, ईपीफैट, है ना, ईपीफैट भी इसे हम बोलते हैं। ट्रिब्यूनल में बस एक ही पर्सन होता है। तो अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो इस ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन होता है। द पर्सन सो अपॉइंटेड इज डेजिग्नेटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। इसका बिल्कुल सही है। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन भी मैंने करवाया है, उसमें मैंने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, बिल्कुल सही है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी बिफोर अ टर्म ऑफ 4 years, नो 5 years होता है, फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स ऑफिस एट द एज ऑफ 65 whichever is earlier। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 4 इज नॉट ट्रू, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इम्प्लीमेंट्स फॉर सेफ्टी इन फैक्ट्री शुड बी, फैक्ट्री में सेफ्टी के लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे, तो जैसे कि फैक्ट्री, जैसे कि सिंपल सा सेफ्टी शू हो गया, सेफ्टी ग्लासेस हो गए, तो वो सब गुड क्वालिटी के होने चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, फुल्ली एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव होगा। मतलब सेफ्टी के लिए जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना, बहुत तरीके की चीजें की जाती है ना। फेंसिंग हो गया, तो वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली फॉर द लाइफ ऑफ वर्कर्स। तो गुड क्वालिटी, प्रॉपरली मेंटेन, फुल्ली एग्जामिन्ड, ऑल ऑफ द अबव। Question number 57, which of the following is the process of systematically identifying, assessing and developing organizational leadership to enhance performance, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज अ वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, है ना। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको सिस्टमेटिकली हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और डेवलप करते हैं कि वेदर दे आर कैपेबल, है ना, वेदर दे आर कैपेबल टू फुलफिल और टू फिल द की रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के की रोल में उन्हें प्रमोट किया जा सकता है कि नहीं, है ना। वेदर दे हैव दैट प्रॉपर कैलिबर, दे हैव दैट टैलेंट, दे हैव दैट पर्सनैलिटी, सो दैट दे कैन अज्यूम द रोल ऑफ की पोजिशंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि अगर कोई की पोजीशन में, की रोल में कोई पर्सन है, वो कहीं ट्रांजिट कर गया, कहीं किसी और जगह चला गया, या फिर कोई अनफोर्सिन इवेंट है, तो की रोल में अगर कोई वैकेंसीज ओपन होती है अगर कभी भी गलती से, तो वहां पे हम किस पर्सन को फॉर द टाइम बिंग या फिर परमानेंटली हम उसे अज्यूम कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही। तो उसे चेक करने के लिए हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलायबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट इज अस्योर्ड व्हेन अ पर्सन। देखिए, अभी फिलहाल कोई सा भी आप एचआर एग्जाम टारगेट कर रहे हो, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए, मैंने करवाया है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इनको समझिए और इनके टाइप्स भी पढ़िए, है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट इज अस्योर्ड व्हेन, रिलायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। और कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हो और बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है तो वो रिलायबल है ना। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चनर बनाया आपके सपोज आपके एंजाइटी को मेजर करने का, वेदर यू हैव एंजाइटी और नॉट, आपने क्वेश्चनर बनाया, तो आप बार बार उस क्वेश्चनर को फिल करोगे, आज फिल किया, कल फिल किया, परसों फिल किया, आपका सेम स्कोर आ रहा है, तो वो रिलायबल है ना। कोई टेम्परेचर है, आपने टेम्परेचर से अपने बॉडी को मेजर किया 96.7342, नेक्स्ट टाइम भी 96.7342, तो बिल्कुल बार बार सेम आ रहा है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंसिस्टेंट है या रिलायबल है। तो स्कोर्स डिफरेंटली, ये तो नहीं होगा, स्कोर द सेम, स्कोर द सेम, स्कोर द डिफरेंट, स्कोर डिफरेंट होगा ही नहीं, स्कोर सेम ही होगा एट 2 और मोर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है ना। तो रिलायबिलिटी को हम अगर डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम इसे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी भी कहते हैं, कि हमने एक बार टेस्ट किया फिर दूसरी बार टेस्ट किया किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का ये टाइप है। इनफैक्ट एक और टाइप रिलायबिलिटी होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। उसमें क्या होता है कि अलग अलग रेटर ने वो टेस्ट किया एंड द रेट इज एंड द रिजल्ट सेम, कि आपका टेम्परेचर आपके फादर ने मेजर किया तो भी यही रीडिंग आई और आपकी मदर ने मेजर किया तो भी यही रीडिंग आई, इंटर रेटर, तो वो टेस्ट इंटर रेटर रिलायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग एवरी ईयर, व्हाट इज दिस मीटिंग कॉल्ड? एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी कमिटी
एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल एनुअल मीटिंग? ये जो मीटिंग होती है हम इसे कहते हैं, कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि 4 होगा या 5 होगा, लेकिन इसका आंसर 5 होगा, जनरल एनुअल मीटिंग, क्योंकि जो हर साल होती है इट इज द मीटिंग इज जनरल, ठीक है, फिर एनुअल होता है, फिर मीटिंग। तो अगर ये मान लीजिए कि साल में 2 बार होनी है तो जनरल तो रहेगा ही, जनरल हाफ ईयरली मीटिंग है ना। तो जनरल एनुअल मीटिंग ये एक टर्म है उस मीटिंग के लिए, साल में अगर एक बार हो रहा है तो पहले हम पर्पस बताएंगे कि एक जनरल मीटिंग है फॉर डिस्कसिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट्स एंड ओवरऑल प्लानिंग फॉर द ईयर। उसके बाद हम बताएंगे कब के लिए, एनुअल मीटिंग, जनरल एनुअल मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्सनालिटी टेस्ट एम्स एट। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप देखिए कि 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 45 मिनट्स ही है, तो ऑन एन एवरेज आप हर क्वेश्चन में आप 30 सेकेंड्स ही दीजिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास टाइम ना हो तो आप ठीक से आंसर ना कर पाएंगे। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड योर calm composite mind with strong focus, है ना। So please answer this. Yeah, तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60 विल बी पॉइंट नंबर 5, नो, पॉइंट नंबर 1, है ना। देखिए, नॉलेज और स्किल के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है अचीवमेंट, है ना, कि आपके पास किसी चीज की किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, वेदर यू नो सम स्किल्स और नॉट। तो उसके लिए क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, है ना। टाइप ऑफ टेस्ट भी मैंने करवाया है, अचीवमेंट टेस्ट होती है। इंटेलिजेंट के लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट या IQ टेस्ट कह सकते हैं। एस्थेटिक सेंस की, अगर कैंडिडेट के पास क्या एस्थेटिक सेंस है, ये उसका पर्सनालिटी जो टेस्ट, वो पर्सनालिटी टेस्ट ओवरऑल पर्सनालिटी मेजर करती है। आपका एस्थेटिक सेंस क्या है, दैट कैन बी अ पार्ट और अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, नॉट टोटल पर्सनालिटी, है ना। एस्थेटिक सेंस क्या होता है कि अपने आर्ट और कल्चर को कितने अच्छे से समझते हो, कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, कितने अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ए पर्सनालिटी। ये अगर मेजर कर भी रहा है तो वो कंप्लीट नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर। एटीट्यूड और बिहेवियर को मेजर करना या बेसिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है ना, कि बेसिक मेकअप व्हाट यू आर ऑल अबाउट, है ना। आपका फेस, आपका यूनिकनेस जो कि पूरी दुनिया के सामने है, वो आपकी पर्सनालिटी है ना। तो इट्स नॉट limited only to your attitude and behavior, it's whatever you are made up of, है ना, whatever you are made up of, है ना। तो whatever psychology, whatever talent, whatever the way of doing anything, whatever the way you describe yourself, whatever your attitude and behavior is, वो भी आएगा उसमें। तो personality is what including everything। तो वो हमारा बेसिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल होगा कि हाउ द इंडिविजुअल इज structured, how individual is how unique, what unique characteristic the individual has for the whole society, for the whole family, for the whole world, हम उसे मेजर करते हैं। तो वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। जैसे कि हमारा ओशन मॉडल हो गया, तो ओशन मॉडल क्या सिर्फ आपका एटीट्यूड और बिहेवियर के बियॉन्ड भी तो मेजर करता है ना। फिर हमारा रिसर्च इन ब्लड टेस्ट हो गया, तो फिर हमारा MBTI हो गया। तो इट्स वो क्या होता है, वो दैट इज फॉर द ओवरऑल इंडिविजुअल। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर होगा, राइट। या सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। आई होप ये जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो रहा है और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना जरूरी है, और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे। अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। या सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ। थैंक यू। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.